जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। सो वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी घटना चक्र एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ सिटीजनशिप। और इसके अलावा देखिए हम साइंस डिस्कस कर रहे हैं। सो वी हैव स्टार्टेड केमिस्ट्री एंड 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी। एंड अपार्ट फ्रॉम इट करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। सो यू कैन चेक दोज फ्रॉम द प्ले लिस्ट। एंड 2 अभी रनिंग प्ले लिस्ट हैं जो कि हैं साइंस और पॉलिटी की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सिटीजनशिप, विच कम्स अंडर पार्ट 2 एंड आर्टिकल्स 5 to 11। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर है, it says that the citizenship provided by Constitution of India is dual citizenship, single citizenship, both of the above, none of the above। तो देखिए सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लाइक इफ़ यू सी इन यूएस में डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। एक सिटीजनशिप होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की जहाँ आप रिसाइड करते हो, और एक सिटीजनशिप होती है कंट्री की। बट इन इंडिया वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप which is provided by the Indian Constitution. Alright, so Constitution of India established a single citizenship for the whole of the country. Which article of Indian Constitution are related to citizenship? So articles 5 to 11 under part 2, they are related to citizenship. States and Union Territories जो हमने डिस्कस किए थे वो आ रहे थे अंडर आर्टिकल 1 to 4 पार्ट 1, और सिटीजनशिप जो आएगा वो आएगा 5 to 11 पार्ट 2। In which part of the Constitution of India we find the provisions of the citizenship? Part 2. Which of the following features of citizenship in India is correct? Dual citizenship of state and nation गलत है, सिंगल है हमारे पास। Single citizenship of state, स्टेट की नहीं है, single citizenship of the India as a whole or country। Single citizenship of whole of India बिल्कुल सही है। Dual citizenship of India and another country नहीं। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे नहीं ली जा सकती है? बर्थ से ली जा सकती है, नेचुरलाइजेशन से ली जा सकती है, एब्जॉर्बिंग एनी पार्ट ऑफ लैंड, अगर जैसे कि सिक्किम को एब्जॉर्ब किया तो वहाँ के जो नेटिव्स थे वो उनको यहाँ की सिटीजनशिप मिली। डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक्स, इट इज़ अ वेरी वेग स्टेटमेंट। पैसे जमा करके अगर सिटीजनशिप मिल रही होती तो आई थिंक सारे लोग रिफ्यूज ले लेते। सो देखिए 5 तरीके से सिटीजनशिप ली जा सकती है अंडर द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि बाद में लेटर ऑन अमेंड भी हो चुके हैं। सो दे आर बाय बर्थ, देन बाय डिसेंट आप ले सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकती है, बाय नेचुरलाइजेशन हो सकता है, एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। Who among the following is not eligible for registering as overseas citizen of India card holder under the Citizenship Amendment Act 2015? ठीक है, पूछ रहे हैं कौन एलिजिबल नहीं है फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओसीआई के तौर पे कौन रजिस्टर नहीं कर सकता है? अ माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर एन इंडियन सिटीजन कर सकते हैं, स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन इंडियन सिटीजन, इंडियन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, देखिए ये नहीं कर सकते, ऐसा इंडियन जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे पार्टीशन के बाद वो नहीं कर सकते हैं। A great grandchild of a person who is a citizen of India, another country, but whose grandparents were a citizen of India at the time of commencement of the constitution, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ उस समय अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडिया के सिटीजन थे तो वो मिल सकता है उनको। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट मेड प्रोविजन फॉर रजिस्टरिंग एज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर अंडर सेक्शन 7A ऑफ इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। Eligibility of to register as an overseas citizen of India card holder is any person of full age and capacity who is a citizen of another country but was a citizen of India at the time of or at any time after the commencement of the constitution. ठीक है, second is who is a citizen of another country but eligible to become a citizen of India at the time of commencement of constitution. Third is who is a citizen of another country but belong to a territory that became part of India after the 15th day of August 1947, or who is a child or a grandchild or a great grandchild of such a citizen
or a person who is a minor child of a person mentioned in clause A, मतलब कि any person of full age and capacity, a person who is a minor child and whose parents, जिनके parents जो हैं वो citizen हो इंडिया के, और one of them the parents is a citizen of India, और spouse of foreign origin of a citizen. ठीक है, अगर कोई citizen है इंडिया का, उनका spouse जो है वो फॉरेन ओरिजिन का है, या स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन, OCI का भी अगर होता है तो भी, इन बोथ केसेस registered under section 7A and whose marriage has been registered and subsisted for a continuous period of not less than 2 years, और उनकी शादी जो है रजिस्टर्ड हुए 2 साल हो चुका हो, और उनका कोई भी स्पाउस जो है वो ईदर सिटीजन हो या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, immediately preceding the presentation of the application under this section, provided that for the eligibility for registration as an overseas citizen of India card holder, such spouse shall be subjected to prior security clearance. और ये security clearance कौन करेगा? By a competent authority in India. Provided further that no person who or either of whose parents or grandparents or great grandparents is or had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or such other country as the central government may by notification in the official gazette specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of India card holder under this subsection. Thus, Indian जो कि माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, they are not eligible to register as an overseas citizen of India. ठीक है. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज. देखिए ये जो सिटीजनशिप है इसके आपको क्लॉज बार बार पढ़ने पड़ेंगे ना, सो ट्राई टू रीड द क्लॉजेज अगेन एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे भूलने के चांसेस, और अमेंडमेंट्स भी हुए हैं तो भूलने के चांसेस होते हैं बार बार, और बहुत सारे क्लॉजेज हैं तो वो कन्फ्यूजन एक रहती है, तो बार बार इनको थोड़ा सा पढ़िएगा. एंड शॉर्ट में बस जस्ट कि आप लिख लीजिए कि स्पाउस प्लस ये, तो वो बहुत शॉर्ट सा एक बना लीजिएगा कोडिंग बना लीजिएगा, उससे आप अगर बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो विल गेट इट. अ सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप. सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ ही और शी. ठीक है, कैसे लूज करेंगे? इफ ही और शी रिनाउंसेज द इंडियन सिटीजनशिप, खुद ही रिनाउंस कर दें, या वॉलेंट्रीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेंगे. तो इंडिया तो एक ही सिटीजनशिप की अलाउ करता है, तो अगर किसी और सिटीजनशिप आपने वॉलेंट्री एक्वायर कर लिया तो इंडिया सीज कर देगा टू गिव इट सिटीजनशिप. मैरीज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, इस केस में नहीं होता है, बिकॉज एज वी हैव सीन कि स्पाउस अगर दूसरी कंट्री का है और रजिस्टर हो जाएगा तो सिटीजनशिप नहीं जाएगी. क्रिटिसाइजेज द गवर्नमेंट, नो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने पे क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया हुआ है, ऑल्दो देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, क्रिटिसाइज हो बट एक दायरे में हो, बट उसके लिए आपकी सिटीजनशिप रिनाउंस नहीं होगी. So Citizenship Act 1955 prescribes 3 ways of losing citizenship, whether acquired under the act or prior to it under the constitution. क्या क्या होंगे? Renunciation, renounce कर दिया, termination and deprivation. So option 3 and 4 जो हैं वो incorrect हैं. Consider the following statements. Article 371A to 371I, these were inserted in the Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Sikkim, Mizoram, Arunachal and Goa. Constitution of India and the United States of America envisage a dual policy, the Union and the States, but a single citizenship. देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है तो ये गलत हो जाएगा. अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप. सो इसमें आपका अगर देखें तो हाँ ए में है 1 2 3. देखिए सेकंड तो ये तो गलत हो गया. दूसरा है कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज सिटीजनशिप. तो देखिए नेवर डिप्राइव हो सकता है, और डिप्राइव के हमने 3 तरीके देखे थे, renunciation, termination and deprivation. So आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 1 3 1 ओनली. सो आर्टिकल 371A से 371I की अगर बात करें तो these were inserted by the Constitution of India to meet the regional demands of Nagaland, Assam, Manipur, Andhra, Sikkim, Mizoram, Arunachal and Goa.
And there's a provision of dual citizenship in the United States of America, but Indian Constitution provides single citizenship. Also, a naturalized citizen may be deprived of his citizenship subject to the provision of Section 10 of Citizenship Act 1955. Which country accepted the policy of dual citizenship? तो out of these USA के पास dual citizenship है. Every citizen enjoys the dual citizenship in US, firstly as a citizen of USA and secondly as a citizen of state where he resides. Who or which of the following is competent to prescribe conditions for acquisition of citizenship? So, Parliament is competent to prescribe the conditions for the acquisition of citizenship. Article 11 of the Constitution of India declares that the Parliament shall have the power to regulate the right of citizenship by making law. By exercising this power, Parliament enacted Citizenship Act 1955, which gives the provision for acquisition and termination of citizenship. The central government, by exercising its power under Section 18 of the Citizenship Act 1955, made Citizenship Amendment Rules 2009. Who among the following has the exclusive power of determining the issue of citizenship in India? एक्सक्लूसिव पावर, देखिए पावर तो पार्लियामेंट के पास है. आउट ऑफ दीज इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सो सिर्फ लोकसभा है. पार्लियामेंट कैन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ विद प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड termination of a citizenship. Central government can also make law by make rule by exercising its power under Section 18 of the Citizenship Act 1955, but only Parliament has exclusive power of determining the issue of citizenship in India. तो इसलिए कोई भी स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है. हाउ मेनी ईयर्स डज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नीड टू रिजाइड इन इंडिया टू बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955. देखिए 55 के हिसाब से देखेंगे अभी सेक्शन 5 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो 7 साल आपको रहना पड़ेगा, विच हैज़ बीन जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुआ है उसमें चेंजेस भी हुए हैं. When was the Citizenship Amendment Bill 2019 passed by the Parliament? So it was passed on 11th December 2019. क्वेश्चन 2016 में पूछ रहे हैं. So 11 December 2019, Rajya Sabha passed the contentious Citizenship Amendment Bill 2019 with 125 votes in favor and 99 in against. The bill was passed by the Lok Sabha on 9 December 2019. It amends the Citizenship Act 1955 and for the first time it will grant the citizenship based on religion to non-Muslim communities. And for the first time it will grant citizenship based on religion to non-Muslim communities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan. तो याद ध्यान दीजिएगा, non-Muslim communities की बात हो रही है. Who entered India on or before 31st December 2014. तो ऐसे non-Muslims कहाँ से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से, जो कि 31st December 2014 से पहले आ गए हैं. When was the Citizenship Amendment Act passed? So it was passed on 11th December 2019. 11 दिसंबर 2019 को. With reference to India, consider the following statements. There is only one citizenship and one domicile. A citizen by birth only can become the head of the state. A foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. तो देखिए इसमें से पहला ही स्टेटमेंट सही है. अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो अ पर्सन कैन हैव ओनली वन सिटीजनशिप एंड ऑल्सो एट अ पर्टिकुलर टाइम अ पर्सन कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल. डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ से एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको मिलता है दैट यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, तो आप एक टाइम पे लीगली दो स्टेट्स के डोमिसाइल आप नहीं रख सकते. ठीक है, इलीगल की बात नहीं करनी. इलीगल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वोटर आईडीज़ भी दो बने हुए हैं, सारे इलीगली बहुत सारे काम हो रहे हैं. लीगली अगर हम देखें तो एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्सन कैन हैव ओनली वन डोमिसाइल. The concept of single citizenship has been adopted in India from British Constitution of United Kingdom. So statement 1 तो हो गया correct. Now any citizen by birth or naturalized citizen can become the head of the state. ठीक है, तो सिर्फ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बर्थ से ही जो हो वो ही हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है. नेचुरलाइज पर्सन भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है. That is the president in India. The Citizenship Act offers other categories of citizenship like citizenship by registration and citizenship by naturalization.
If the registration or certificate of naturalization was obtained by means of fraud, false representation, or concealment of a material fact, or that the citizen has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards the Constitution of India as by the law established, or that citizen has during any war in India which India may be engaged unlawfully traded or communicated with an enemy, or that citizen has been ordinarily resident out of India for a continuous period of 7 years. In that case, the person's citizenship can be cancelled. So, hence 2 and 3 statement are incorrect. Okay. So, these were some of the questions related to citizenship from the previous years. नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा फंडामेंटल राइट्स, एंड होपफुली ये बड़ा चैप्टर होना चाहिए बिकॉज फंडामेंटल राइट्स भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है. सो वी आर गोइंग विद द विद द क्रोनोलॉजी जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक जो लक्ष्मीकांत है उसमें भी दी हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. सो फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में. सो वी हैव डिस्कस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर्टिकल 1 to 4, and the second part is citizenship, that is article 5 to 11. Now we will be starting with the next chapter, that is fundamental rights, or article 12 to 35. Alright, so we'll start with it tomorrow. Till then, keep revising, keep studying, do share the channel, do subscribe the channel, and like the video. Alright, so keep revising, keep studying. Jai Hind, Jai Bharat.